हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर मोल कंसेप्ट का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स और बना चुके हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें पहला लेक्चर हमारा एवोगाड्रोस नंबर के ऊपर था, दूसरा लेक्चर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर था, जिसके अंदर हमने मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इन सब के बीच में रिलेशंस देखे थे और बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे। तीसरे लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस यानी इन्हीं सब टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, जिसके अंदर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप जेईई या नीट के एस्पिरेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग के जो टॉपिक्स हैं, हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक्स वो हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन फ्रॉम फार्मूला, परसेंटेज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, सैंपल के अंदर हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है ये हम सीखेंगे, और लेक्चर के लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को इंक्लूड करके और एवोगाड्रोस नंबर और मोल कंसेप्ट को रिलेट करके हम लोग 3 से 4 बढ़िया सवाल करने वाले हैं। अगर आपको ये 3 टॉपिक्स पहले से आते हैं तो आप लोग सीधे क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो आप सीधे मेरे लेक्चर के लास्ट में पहुंच के जो 3 से 4 बढ़िया सवाल मैंने लिए हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वो सवाल आते हैं तो फिर आपको ये वीडियो लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा मोल कंसेप्ट का चौथा लेक्चर। तो आज के लेक्चर के टॉपिक की शुरुआती क्वेश्चन के साथ है MgSO4। इसके अंदर हमें परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम बताना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर बताना है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताना है। फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। इसको न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास पहले तो हमें पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, 24 प्लस 32 और ये 64 ऑक्सीजन। तो 24 प्लस 32 कितना हुआ? 4 प्लस 2 6 और 3 प्लस 2 5। 56 प्लस 64 कितना हुआ? 6 4 10 और ये 120 ग्राम। 120 ग्राम MgSO4 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MgSO4 का। इसके अंदर परसेंटेज कितनी होगी मैग्नीशियम की? तो मैग्नीशियम का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, इतना परसेंट मैग्नीशियम प्रेजेंट है। 120 ग्राम जो कि मॉलिक्यूलर मास है MgSO4 का। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? यानी 20% मैग्नीशियम प्रेजेंट है। परसेंटेज ऑफ सल्फर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। 2 6 12, 16, 2 3 8 और 3 2 26% अप्रॉक्स, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना मास है? 16 4 64 अपॉन 120 इंटू 100। ये कटा 2 6 12, ये 32, ये 2 3 ये 16, 3 5 15, 1 3 3 9 3 1 3 3 2 6 3 3 9, अप्रोक्सीमेटली 53%। ये अप्रोक्सीमेशन से सारी। तो इन तीनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 100% ही आएगा। अप्रोक्स 100%। 20 प्लस 26 प्लस 53 देख लो, 9 और 5 6 7 8 9। अभी हमने डेसिमल में नहीं है ना, इसलिए 99 आ रहा है। तो अगर हम डेसिमल भी इंक्लूड करते तो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 100% ही आ जाता। तो इस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ फॉर्मूला का जो है हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, जितना मास प्रेजेंट है एलिमेंट का, अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। एक और सवाल कर लेते हैं ताकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन Na2SO4। तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पहले पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4, तो सोडियम का 46, 23 2 46, सल्फर का 32 और इसका 64। तो ऐड कर लेते हैं, 64, 32 और 46, 6 7 8 12, 6 7 10, 142 ग्राम्स। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 कितना आ रहा है, 142 ग्राम्स। अब निकाल लेते हैं हम परसेंटेज ऑफ सोडियम। सोडियम की परसेंटेज कितनी होगी, 46 अपॉन 142 इंटू 100, यहाँ पर डिवाइड कर लो, 2 7 14, 2 1 2, ठीक है। और ये 2300 अपॉन 71, तो 71 देख लो यहाँ पर कितना होता है, 71 3 1 3 3 7 21, 213 हो रहा है यहाँ पर, और इससे ऊपर जाएगा नहीं, तो 230, 71 3 213, 10 3 7, 3 1 2, और यहाँ पर अगर इसमें और ऐड कर देते हैं 70, और ये भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर फिर 3.3 समथिंग आएगा, और फिर उसको हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 33% होगा ये। अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ सोडियम जो है वो 33% है। परसेंटेज ऑफ सल्फर 32, इसका क्योंकि एक ही सल्फर है, अपॉन 142 इंटू 100, यहाँ पर फिर 16, यहाँ पर 2 7 14, 2 1 2, ठीक है। 16 160 इंटू 10 कर लेते हैं, ताकि 71, और 71 3 तो 213 हो रहा था, तो 71 2 देख लो 142 है, ठीक है। तो 160 माइनस 142 अगर हम करें तो 10 2 8, और 6 में से 4 गया ये 2, 280, 270 प्लस 13, 283, ये भी ऊपर हो रहा था, तो यहाँ पर फिर दोबारा से 2 से ही होगा, तो लगभग 22%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्फर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16 4 64 अपॉन 142 इंटू 100, ये 32, ये 2 7 14 1, यहाँ पर 71 4 होगा, ये 23% होगा, 2.3 है ना, हाँ 23%। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 71 4 एक बार करके देखते हैं, 4 1 4, 4 7 284 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 320 माइनस 284, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 36, और ये तो ये कितना हो जाएगा 44%। तो एक बार परसेंटेज टोटल मिला के देख लेते हैं, 33 23 44, 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 और 10, अप्रोक्सीमेटली 100% ही आ रहा है, तो ये हमारा सही आ गया। सोडियम की परसेंटेज 33%, ठीक है, सल्फर की 23% और ऑक्सीजन की 44%। बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे की तरफ। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक, परसेंटेज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी पे। सवाल देखते हैं, ऑन एनालाइजिंग एन इम्प्योर सैंपल ऑफ NaCl द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज फाउंड टू बी 45.5, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ NaCl इन द सैंपल। मतलब एक इम्प्योर सैंपल है NaCl का, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दे रखी है हमें 45.5, तो हमें बताना है कि NaCl की परसेंटेज कितनी है इस इम्प्योर सैंपल में, हमें क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है। तो अगर हम कंसीडर करें NaCl जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, 23, इसको अगर तोड़ोगे तो 23 इसमें Na के और
35.5 इसमें Cl के। ये होती है 100% प्योर। ठीक है, तो 35.5 ग्राम हमारे पास जब क्लोरीन है तब 100% प्योर होता है ना। तो परसेंटेज ऑफ Cl निकाल सकते हैं पहले तो हम, कि कितना परसेंट Cl होता है 58.5 में। 35.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5। भाई परसेंटेज तो निकालना अभी हमने पिछले में सीखा है ना कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट की, उसका मास जितना इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 60%, अप्रोक्सीमेटली 60%। तो हम कह सकते हैं कि 100% प्योर NaCl के अंदर 60% प्योर क्लोरीन होती है ना। 100% प्योर NaCl के अंदर 60% प्योर क्लोरीन होती है। 60% या ऐसे कह लो 100% प्योर NaCl हैज 60% प्योर क्लोरीन। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन में रखा है कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन फाउंड टू बी एक इम्प्योर सैंपल के अंदर। भाई अगर किसी प्योर सैंपल में इम्प्योरिटी आ जाएगी तो फिर इन जो प्योर चीजें उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे दिखाया गया द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज फाउंड टू बी 45.5, प्योर से कम हो गया। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन के अंदर कि NaCl कितना परसेंट है प्योर, तो 100 अपॉन 60 इंटू 45.5। इसको कैलकुलेट करोगे कैसे, 100% प्योर 60% प्योर Cl प्रेजेंट है 100% प्योर NaCl में, तो 1% Cl में कितना प्योर होगा NaCl और 45.5% में कितना होगा। तो यहां से जब तुम ये कैलकुलेट करोगे, इसको डेसिमल प्लेस हटाओगे, ये काटोगे और 4,550 अपॉन 60, इस जीरो को भी काट देना। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट करोगे तो 75% आएगा, 75% प्योर NaCl। और अगर NaCl 75% प्योर है तो इम्प्योर कितना है 25% इम्प्योर। क्या किया हमने, हमें इम्प्योर NaCl के अंदर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पता थी 45.5। ठीक है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5, उसके अंदर क्लोरीन हमें पता होती है 35.5 होती है, यानी 35.5 क्लोरीन प्रेजेंट होती है 100% प्योर NaCl में। 30% ऑफ क्लोरीन पता करेंगे हम कितनी है, 35/58.5 इंटू 100, 100% प्योर NaCl के अंदर 60% प्योर क्लोरीन होती है। तो 45.5% क्लोरीन के अंदर कितने परसेंटेज होगा NaCl, ये हमने निकाल दिया, 75% होगा NaCl, और जो बाकी की परसेंटेज होगी वो इम्प्योर है। अब इस इम्प्योर सैंपल के अंदर कुछ भी होता है, इम्प्योरिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन प्योर जो NaCl है हमारे पास वो 75% है। इस तरीके से डील करते हैं परसेंटेज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के सवाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो आगे हमारा परसेंटेज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी पर अगला सवाल। ये काफ़ी फेमस सवाल है, कई कोचिंग के मॉड्यूल्स में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर इस सवाल को परसेंटेज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी को डिस्कस करते ही सबसे पहले ये सवाल करवाते हैं। आओ इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल, प्योर नहीं है ये, dissolved in water was treated with excess of barium chloride solution। अब देखो ये इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने पहले से ही बता दिया यहाँ पर कि बेरियम क्लोराइड जो है वो एक्सेस में है, यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम सल्फेट पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट डिपेंडेंस।
ऑन सोडियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम क्लोराइड तो एक्सेस में, मैंने बताया था ना अपने पिछले लेक्चर में कि लिमिटिंग रिएजेंट की एक बात याद रखना कि जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा कम जो प्रेजेंट होता है उससे बनता है, जो एक्सेस में उसके बेसिस पर नहीं बनता। तो 1.5 ग्राम प्रेजेंट है Na2CO इम्प्योर सैंपल Na2CO4 का, एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड से ट्रीट किया, तो रिएक्शन लिखते हैं इसकी Na2SO4 प्लस BaCl2 गिविंग BaSO4 which is a white precipitate प्लस 2NaCl, ठीक है। और 1.74 ग्राम BaSO4 ऑब्टेन हुआ है, यहां पे लिख लेते हैं BaSO4 ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 1.74 ग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1.5 ग्राम जो सोडियम सल्फेट है वो तो इम्प्योर सैंपल है, लेकिन जो प्रोडक्ट हमेशा बनता है ना, एक इम्प्योर सैंपल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे और जब वो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज प्योर। भाई जो रिएक्शन हुई वो एक इम्प्योर सैंपल के, ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है, इसके अंदर इम्प्योर 1, इम्प्योर 2, इम्प्योर 3 ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, और प्योर 1, प्योर 2, प्योर 3 ऐसी कुछ प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। तो जो प्योरिटीज है ना उनके बीच में रिएक्शन होके प्रोडक्ट बनता है। इम्प्योरिटीज तो पड़ी रहती हैं, बस इस 1.5 ग्राम सैंपल के अंदर इम्प्योरिटीज पड़ी हुई हैं, मतलब इस 1.5 ग्राम के अंदर इम्प्योर वेट भी है और प्योर वेट भी है। प्रोडक्ट में हमारे पास प्योर वेट आ चुका है कि कुछ Na2SO4 और BaCl2 की रिएक्शन हुई है जिस वजह से 1.74 ग्राम BaSO4 ऑब्टेन किया है, और प्रोडक्ट हमेशा प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है, सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए टू बैलेंस द इक्वेशन बैलेंस्ड है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिविंग BaSO4 प्लस 2NaCl। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा Na2SO4 का, 46, 32 और 64, 6, 4, 10, 12, 6, 9, 10, 142 ग्राम्स, 142 ग्राम्स, ठीक है। हमें काम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का ही है, ठीक है। एक्सेस है बेरियम क्लोराइड, ये तो एक्सेस में, इसको काउंटिंग इसको अब इसका मास अब लेने की जरूरत ही नहीं है। जो भी खेल होगा वो Na2SO4 के साथ होगा। BaCl2 तो हमें पहले ही बता दिया एक्सेस में, और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में कभी भी एक्सेस चीज के बेसिस पर प्रोडक्ट नहीं बनता, हमेशा जो चीज कम है, भाई ये एक्सेस में है तो ये ऑब्वियसली कम ही होगी, तो इसके बेसिस पर प्रोडक्ट बन रहा होगा। हमें NaCl का भी कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि NaCl के से हमें कुछ नहीं करना, हमें तो परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है सैंपल की, इस Na2SO4 की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, और हमें मास जो है वो BaSO4 का दे रखा है, NaCl के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो BaSO4 कितना ऑब्टेन हुआ, BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास पहले बताओ कितना होगा, 233। बेरियम का चेक करना, एटॉमिक मास, ठीक है, जो टोटल मास आएगा वो 233 ग्राम्स BaSO4 का है। अब देखो 142 ग्राम्स से 233 ग्राम्स बनता है, ठीक है, बन रहा है। अब कई लोग मुझसे ये कहेंगे कि भैया मोल्स क्यों नहीं इक्वेट कर रहे हो आप, पिछले 2-3 लेक्चर से तो मोल्स इक्वेट कर रहे थे, अब यहाँ पर सीधे ग्राम में खेल रहे हो आप। यार यहाँ पर जो है ना वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक तो 1 है, दूसरी बात परसेंटेज प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी निकालने के अंदर हम ग्राम्स को ही वो करते हैं, हम मोल्स का चक्कर नहीं लेते। तो 142 ग्राम से 233 ग्राम बनता है यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, Na2SO4 जिसके अंदर 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल है,
उससे 1.74 ग्राम ऑब्टेन हो रहा है BeSO4, तो जो BeSO4 ऑब्टेन हो रहा है वो तो प्योर ही होगा। तो अगर 142 ग्राम से 233 बनता है तो अगर 142 ग्राम Na2SO4 से की रिएक्शन से BaCl2 के साथ 233 ग्राम्स BeSO4 बनता है, तो 1.74 ग्राम में कितना प्योर Na2SO4 बनेगा? 142 अपॉन 233 इंटू 1.74 ग्राम्स, ये Na2SO4 है जो कि प्योर बनेगा। कितना? इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट में कितना आएगा? ये आएगा इसको कैलकुलेट करना तो मैंने पहले से कर रखा है, 1.06 ग्राम Na2SO4, इतना। ठीक है, तो 1.74 ग्राम BeSO4 जब ऑब्टेन होगा तो 1.06 ग्राम Na2SO4 से होगा वो, लेकिन सैंपल में कितना? 1.5 ग्राम, यानी 1.5 ग्राम जो सैंपल है Na2SO4 का, उसके अंदर प्योर कितना प्रेजेंट होगा? 1.06 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगी? परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू कितना प्योर है सैंपल? 1.06 ग्राम्स अपॉन टोटल सैंपल कितना? 1.5 ग्राम इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 70% आएगा। तो यानी 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल के अंदर 70% प्योरिटी है और 30% इम्प्योरिटी। क्या किया, समझ में आया? एक समरी में बताता हूं। Na2SO4 का हमारे पास इम्प्योर सैंपल है 1.5 ग्राम का। इसकी जो रिएक्शन होगी BaCl2 एक्सेस के साथ, उससे BeSO4 ऑब्टेन हो रहा है 1.74 ग्राम। प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है हमारा वो हमेशा प्योर फॉर्म में होता है भाई। एक इम्प्योर सैंपल के अंदर जब रिएक्शन हो रही होगी तो वो प्योरिटीज के बीच में तो हो रही होगी, इम्प्योरिटीज थोड़ी ना रिएक्ट करेंगी। वो तो इम्प्योरिटीज तो अलग चीज है, वो इम्प्योरिटीज वेट में काउंट होती हैं सैंपल के, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती हैं। तो प्योर कितना BeSO4 प्योर कितना ऑब्टेन हो रहा है? 1.74 ग्राम। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो 142 ग्राम से 233 ग्राम प्योर BeSO4 बनता है। तो 1.74 ग्राम में कितना बनेगा Na2SO4 प्योर? 1.06 ग्राम्स। और सैंपल हमारे पास कितना प्रेजेंट है? 1.5 ग्राम, यानी 1.5 ग्राम में सिर्फ 1.0 ग्राम Na2SO4 प्योर है। तो प्योरिटी कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए प्योर ग्राम्स 1.0 विच इज 1.06 अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल जो कि इम्प्योर है 1.5 इंटू 100। तो यहां पर कितना आ रहा है? 70% प्योरिटी इस सैंपल की और 30% इम्प्योरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था, परसेंटेज प्योरिटी और एंड इम्प्योरिटी का। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला समझते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। इट इज़ अ केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो क्या कोई फेक फार्मूला भी होता है? वो अभी हम आगे देखेंगे। ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, इट एक्सप्रेसेस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो जब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है आपको कंपाउंड में, तो आप उसका ट्रू फार्मूला बता सकते हो। जैसे कि C6H6 है, जिसे हम कॉमनली बेंजीन भी कहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल दोगे आप? 12 into 6 which is 12 into 6 72 plus 6 is equals to 78 is the molecular formula of benzene. H2O2 16 to the 32 plus 434 grams is the molecular formula of H2O2. C6H12O6 के लिए क्या कर सकते हो? 12 into 6 plus यानी 72, यहाँ पे सीधे 72 लिखते हैं, 72 plus 12 plus 16 6 96। तो 72 plus 96 कितना हुआ? 6 to 8 9 16 हुआ, या 168 plus 12 178 180 ग्राम्स। ग्लूकोज का मास हो गया 180 ग्राम्स।
C6H12O6 इज ग्लूकोज, पढ़ा होगा अपने बायो में। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ भी नहीं है, एटम्स प्रेजेंट हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, जो कि जो तो हम फर्स्ट लेक्चर से ये तो निकालते आ रहे हैं। मोल्स के लिए भी हम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ही करते थे। ये नई चीज है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इट एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जैसे कि बेंजीन को अगर आप C6H6 को अगर आप 6 से डिवाइड कर देते हो तो क्या रह जाता है, CH खाली। अगर 2 से करते तो क्या रह जाता, इफ वी डिवाइड C6H6 by 2 तो क्या हो जाता, C3H3। अगर H2O2 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, HO। अगर आप C6H12O6 को 6 से डिवाइड कर दो क्या क्या रह जाएगा, CH2O। अगर 3 से कर देते तो क्या होता, C2H4 और O2, ये हो जाता। तो एक्चुअली हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर आ सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमें n पता हो। अगर हमें n नहीं पता तो फिर तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो ये हमारे पास CH2O है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4O2। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C3H6 और O3। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C4H8O4। तो ग्लूकोज तक पहुंचने में तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें कैसे पता कि ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये ग्लूकोज पे जाएगा, जब हमें पता हो कि n की वैल्यू 6 है। तो ये क्वेश्चन, और n निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे कि अगर हमारे पास हमें ये हमारे पास ये है C6 और CH, तो C6H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 78, और CH का कितना होता है, 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। तो इसको डिवाइड करने पर जो आएगा, कितना, किससे डिवाइड करें, 78 डिवाइड बाय 13, आई थिंक 6 6 is 18, 6 हाँ 6, तो n इसमें 6 आ रहा है। यानी ये जो CH है इसको हमें अब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे पहुंच सकें। एक और फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है किसी मॉलिक्यूल की, तो आप उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज इजी थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकालेंगे, वो अभी हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है। उसको n से मल्टीप्लाई करके, और n क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। जैसे C6H6 हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अभी अगर किसी को इसमें इस कहानी में दिक्कत आई है तो अभी हम 5-6 सवाल करने वाले हैं इसके ऊपर, तो वो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगला सवाल आता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। हमें कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो इसके ना किताबों में स्टेप्स लिखे रहते हैं कि स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है। हम वो स्टेप वेप नहीं लिखेंगे, मैंने सीधा क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी इसी तरह का आएगा कि एक सॉल्ट दे देंगे आपको या कोई भी कंपाउंड दे देंगे, उसके अंदर आपको परसेंटेज दे देंगे एलिमेंट्स की, कि जैसे इसके अंदर सोडियम की प्रेजेंट है 29.11, सल्फर की प्रेजेंट है 40.51 और ऑक्सीजन की प्रेजेंट है 30.38। तो आप बोल देंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे, सीधा हम प्रोसीजर देखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स लिख लिए, परसेंटेज लिख ली, उनका एटॉमिक मास लिख लेना है। सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, तो आपके पास रिलेटिव मोल रेशियो आ जाएगा। कितना आया, डिवाइड करोगे, मैंने पहले से कैलकुलेशन सारी लिखनी है ताकि कैलकुलेशंस के चक्कर में लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना बढ़े। 29.1 डिवाइड बाय 23 करोगे 1.266, इसका भी 1.266, इसका 1.89। उसके बाद क्या करना है हमें, जो
जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, जैसे इसके अंदर 1.266, 1.266, 1.89, तो इसके अंदर 1.266 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 1.266 से डिवाइड कर देंगे हम। 1.266 डिवाइड बाय दिस, 1.266 डिवाइड बाय 1.266 और 1.89 डिवाइड बाय 1.266, क्या आएगा मोल रेशियो? 1 1 1.5। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या डेफिनेशन पड़ी थी कि होल नंबर में होना चाहिए। अब 1.5 होल नंबर में तो होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 1.5 का डबल 3 हो जाता है ना, तो होल नंबर में आ जाएगा। तो क्या हो गया सिंपलेस्ट मोल रेशियो? 2:2:3, यानी सोडियम 2, सल्फर 2 और ऑक्सीजन 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? Na2H2O3। अब तुम कहोगे कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल सकता है क्या इसका? हाँ निकल सकता है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता होता तो। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकाल लिया आपने? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लोगे। भाई इसका मास कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है? सोडियम के 2 है 46, सल्फर के 32 × 2 64 और ऑक्सीजन का 48। इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा इन तीनों को ऐड करने से, ठीक है। लेकिन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं पता ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं पता आपको, तो आप n कांट बी कैलकुलेटेड, और n कैलकुलेट जब तक नहीं होगा तब तक आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं बता सकते, ठीक है। अभी कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करते हैं वो अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, तो आप n कैलकुलेट कर लोगे, फिर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लोगे। देखते हैं अभी आगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। कंपाउंड के अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इस बार आपको यह भी बता रखा है कि कंपाउंड का मोलर मास क्या है। आप निकाल सकते हो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एनसीईआरटी का सवाल है, अगर किसी ने एनसीईआरटी या ये चैप्टर पढ़ लिया है और एनसीईआरटी कर ली है तो ये सवाल कर सकता है वो। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन परसेंटेज दे रखी है, वही जो पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था, शुरुआत की राम कहानी वही है कि परसेंटेज आपको पता है, एटॉमिक मास आपको पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। रिलेटिव मोल रेशियो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, 2.02, 4.07 और 2.02, और उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे तीनों को। तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू कौन सी? 2.02 वाली है, तो 2.02 डिवाइड बाय 2.02 1, 4.07 डिवाइड बाय 2.02 अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, और 2.02 डिवाइड बाय 2.02 1। अब ये तो होल नंबर में ही है सारे, तो इसमें तो अब कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? C, कार्बन का 1 है C, और हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन का 1 है, तो CH2Cl। अब n कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास तुम्हें दे रखा है कंपाउंड का, एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल जाएगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, और क्योंकि हाइड्रोजन 2 है ना इसमें, और क्लोरीन का 35.5, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 49.5। 98.96 डिवाइड बाय 49.5 अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2Cl को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? C2H4Cl2, ये होगा आंसर, C2H4Cl2। तो इस तरीके से करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालने के सवाल। आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो अगला सवाल देखते हैं। अपॉन हीटिंग MgCl2.xH2O डॉट x, यहां पे पता नहीं है हमें कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, लूजेस 53.2% ऑफ वाटर, इतना पानी लूज कर दे रहा है 53.2%। तो फाइंड करना है हमें x। अब देखो ये सिर्फ लग तो शायद तुम्हें टेढ़ा सवाल लग रहा होगा, लेकिन ये टेढ़ा सवाल है नहीं। जब तुम्हें बता दिया कि 53.2% वाटर लूज कर रहा है, यानी वाटर इसमें कितना परसेंट है? 53.2%। भाई जितना वाटर होगा उतना सारा लूज कर देगा ना, तो 53.2% वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर।
तो परसेंटेज वाला सबसे जो शुरुआत में हमने लेक्चर के शुरू किया था वही वाला चीज लगेगी इसके अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O को क्या होता है 18, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2O के तो हमें पता नहीं, तो हमने वो x लेट कर लिया। तो 18x, मान लो 2 हो 3 हो 4 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो x निकालना है ना। तो 18 × x अपॉन टोटल फॉर्मूला मास, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल मास है ना। तो MgCl2 का मास कितना होता है, मैग्नीशियम का 24 और 35.5 इंटू 2 करोगे तो 71, तो 95 प्लस 18x। भाई ये तो कंबाइन फॉर्म में है ना मॉलिक्यूल MgCl2.xH2, तो टोटल मास कितना होगा MgCl2 का 95 प्लस वाटर के भी, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी तो इस मोलर मास में काउंट होंगे। 18x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 53.2। ये सिंपल सी चीज करनी थी, एक लाइन का सवाल है ये सवाल किसी भी साल नीट में पूछ लेगा और ये इजी सवालों में काउंट होता है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो मैंने कर रखा है पहले से, x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर आएगी। 5.99 समथिंग होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वो 6 ही हो गया। यानी ये जो फॉर्मूला है ये है MgCl2.6H2। आगे बढ़ते हैं। तो पहुंच गए दोस्तों हम अपने लेक्चर के बढ़िया सवालों पे। इसके बाद इन क्वेश्चन से शुरू हो गया हमारे लेक्चर के बढ़िया सवाल। तो 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3, 1 ग्राम मिक्सचर CaCO3 एंड MgCO3 का हीट करने पर दे रहा है 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। ऑन हीटिंग वी ऑब्टेन 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। तो हीटिंग की रिएक्शन लिखते हैं हम। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, CaO प्लस CO2। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है CaCO3 का 100 ग्राम, ठीक है। और यहां पर कितने, अब हमें तो यहाँ पे वॉल्यूम है ना CO2 की 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2, तो स्टैंडर्ड में 22.4 लीटर्स, एक मोल के अंदर 22.4 लीटर्स होते हैं ना, और इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 100 ग्राम CaCO3 में 20 से हम 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 ऑब्टेन कर सकते हैं। तो x ग्राम में कितने ऑब्टेन कर पाएंगे, 22,400 अपॉन 100 इंटू x, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 हम ऑब्टेन कर पाएंगे। सिमिलरली MgCO3 के में हम 22,400 अपॉन MgCO3 का मास कितना होता है 24 और 16 3 48 और प्लस 12 8 9 10 14 4 5 6 7 84 इंटू 1 माइनस x ग्राम। भाई अगर x ग्राम CaCO3 है तो 1 माइनस x ग्राम MgCO3 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। भाई 22,400 x अपॉन 1000 प्लस 22,400 अपॉन 84, 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, यहां से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मैंने निकाल रखा है x की वैल्यू आएगी 5/8 ग्राम CaCO3 और फिर 1 माइनस x से हम 3/8 ग्राम निकाल सकते, 3/8 ग्राम ऑफ MgCO3। पूछा हमसे क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज मिक्सचर। तो हम क्या करते थे परसेंटेज मिक्सचर के लिए, इसका परसेंटेज मिक्सचर क्या है, एक ग्राम मिक्सचर में 5/8 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है,
यानी परसेंटेज ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 1 करना चाहो तो इंटू 100, तो यहाँ पर कितनी आएगी लगभग 500/8 6 48 62.5 समथिंग आएगी, है ना। हाँ 62.5। और परसेंटेज ऑफ MgCO3 कैलकुलेट कर सकते हो, वरना 100 से माइनस भी कर सकते हो। 100 से माइनस करोगे तो समथिंग 37.5 समथिंग परसेंटेज, इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी 62.5% CaCO3 की और MgCO3 की 37.5%। तो किया क्या हमने, हमें पता था 1 ग्राम मिक्सचर CaCO3 और MgCO3 का प्रेजेंट है, उससे हम 240 सेंटीमीटर क्यूब CO2 ऑब्टेन कर रहे हैं। हमने हीटिंग की रिएक्शन लगाई कि 100 ग्राम से हमें मिलता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, तो x ग्राम में हमें कितने वॉल्यूम मिलेगी CO2 की। ऐसे ही 84 ग्राम्स में हमें मिलता है 22,400, तो 1 माइनस x ग्राम में हमें कितना मिलेगा 22,400 अपॉन 84 इंटू 1 माइनस x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें मिलेगी 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू निकाली, 1 माइनस x की वैल्यू निकाली और परसेंटेज मिक्सचर के लिए 5/8 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, 3/8 डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 1 इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ CaCO3 और परसेंटेज ऑफ MgCO3 मिल गई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आगे अपना अगला सवाल, a mixture of CO and CO2 has vapor density is equals to 28 STP. Find out number of moles of CO and CO2 in 1 kg mixture. नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं तुम्हें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के। तो पहले तो देखो कि गिवन क्या क्या है। वेपर डेंसिटी तुम्हें मिक्सचर की दे रखी है CO और CO2 की, तो मॉलिक्यूलर मास यहां से निकल जाएगा किसका, CO और CO2 का ना। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कह लो, मोलर मास मिक्सचर का कितना 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी बताया था मैंने लेक्चर में शुरुआत में, तो कितना हो जाएगा ये 40। अब तुम्हें क्या दे रखा है 1 किलो मिक्सचर दे रखा है, यानी मिक्सचर का मास भी दे रखा है। मास ऑफ मिक्सचर कितना है गिवन तुम्हें, मास ऑफ मिक्सचर 1 kg यानी 1000 ग्राम। तुम्हारे पास मिक्सचर का मास है, तुम्हारे पास मिक्सचर के का मोलर मास है, तो मोल्स निकल जाएंगे मिक्सचर के, मोल्स ऑफ मिक्सचर। गिवन मास कितना है 1000, मॉलिक्यूलर मास कितना है मिक्सचर का 40, 25 मोल्स किसके, मिक्सचर के। अब मिक्सचर के मोल्स आ गए तुम्हारे पास, हमें क्या निकालना CO और CO2 का के नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए तुम्हें CO और CO2 का गिवन मास पता होना चाहिए। भाई मॉलिक्यूलर मास तो तुम निकाल लोगे, वो तो बड़ी बात नहीं है, तुम्हें गिवन मास पता होना चाहिए कि इस मिक्सचर के अंदर कितना मास प्रेजेंट है CO और CO2 का। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 और 12 28, x/28 प्लस 1000 माइनस, जैसे वहां पर क्या था ना कि 1 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है और तो x ले लिया था ग्राम CaCO3 का और 1 माइनस x ले लिया था MgCO3 का। ऐसे यहाँ पर x ले लिया है CO का और 1000 माइनस x ले लिया है CO2 का, इज इक्वल्स टू 25। भाई मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इस CO का, ये CO का है, ये CO2 का है, ये CO के मोल्स, ये CO2 के मोल्स इज इक्वल्स टू 25, है ना। यहां से x की वैल्यू निकालो कितनी निकलेगी, मेरे पास तो है तो मैं तो निकाल लूंगा अपना, मेरे पास आ रहा है, तुम लोग अपने कैलकुलेटर में निकालो। x की वैल्यू आ रही है 175 ग्राम्स और 1 माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी 1000 से माइनस कर दोगे तो 875। तो मोल्स निकाल लो CO के,
मोल्स ऑफ CO 175 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 28 है मोल्स ऑफ CO, और ये मोल्स ऑफ CO2 कितने आए होंगे 875 अपॉन कहाँ गया 44, ये आ गए मोल्स CO के और मोल्स CO2 के। ये कितने होंगे 6.25 और ये होंगे 18.75। मेरे पास तो कैलकुलेटेड है, तुम्हें कैलकुलेट करना है एग्जाम में। भाई कैलकुलेशन में मैं लेक्चर की लेंथ थोड़ी ना बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आ गए मोल्स ऑफ, क्या किया हमने, हमें वेपर डेंसिटी बताते मिक्सचर की, मोलर मास निकाला हमने मिक्सचर का, हमें मिक्सचर का मास भी दे रखा था तो हमने मिक्सचर के मोल्स निकाल लिए, और मोल्स के बाद हमने क्या किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास CO का तो उसके मोल्स प्लस CO2 के मोल्स इज इक्वल टू 25, क्योंकि ये मिक्सचर के मोल्स हो गए ना 25, तो यहाँ से हमने x कितना प्रेजेंट है, मतलब मास कितना प्रेजेंट है CO का और मास कितना प्रेजेंट है CO2 का, 1000 ग्राम मिक्सचर में 175 ग्राम CO है और 875 CO2 है, तो फिर हमने मोल्स निकाल दिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके। यही हमसे पूछा था कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO एंड CO2 इन गिवन केसेस। चलते हैं अपने लेक्चर के आखिरी सवाल पर। तो हमारे लेक्चर का आखिरी सवाल, अ मिक्सचर ऑफ C3H8 एंड C4H10 अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कि CO2 और CO2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। 46 लीटर्स ऑफ O2, ये उन्होंने कंडीशन दे दी कि 46 लीटर्स ऑफ O2 ही यूज किया गया है। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, और इंडिविजुअल वॉल्यूम्स बतानी है। भाई ये वॉल्यूम जो है हमें मतलब कितना जो है मिक्सचर में कितना वॉल्यूम C3H8 है और कितना वॉल्यूम C4H10 है, ये हमें इंडिविजुअल वॉल्यूम बतानी है अगर वो 2:3 रेशियो में प्रोड्यूस हुई है तो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं C3H8। अब देखो इसमें दिमाग लगाओगे ना तो सवाल यूं ही हो जाएगा। वो कह रहा है कि CO2, पहले तो हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितनी होगी। तो अगर हम C3H8 और C4H10 इन दोनों को कंबाइन कर दें तो भी तो भाई इंडिविजुअल में जो जब तुम ऑक्सीजन को यूज करोगे, अब इन्होंने ये कह दिया है कि 46 लीटर्स ऑफ O2 प्रोड्यूस हुई है। कितनी ऑक्सीजन किसके साथ यूज हुई है ये हमें थोड़ी ना पता है कि कितनी ऑक्सीजन इसके साथ लगी है और कितनी ऑक्सीजन इसके साथ लगी है। तो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे कि C3H8 प्लस C4H10 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, C7H18 प्लस O2, बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन CO2 प्लस H2O। आ जाओ देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। 7 कार्बन के तो यहाँ 7 कर दिया, ठीक है, यहाँ 7 कर दिया, यहाँ 18 है तो यहाँ 9 कर दिया। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 14 प्लस 9 23। अब यहाँ पर 23 तो हो नहीं पाएंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं 23/2 O2। भाई ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 23 ऑक्सीजन, वरना जो ऑड फॉर्म होती है उसको नहीं कर सकते ना। अभी यहाँ पर अगर 24 होता तो यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अभी जो ऑड डिजिट्स होती है उनके लिए इस तरीके से लिखते हैं हम 23/2, ठीक है। 25 अगर होते तो 25/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 25 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ के लिए 23 था, यहाँ के लिए 23/2 कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है ये तो बैलेंस्ड लिखी है हमने, ये तो बैलेंस्ड लिखी है हमने, बैलेंस्ड इक्वेशन। पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 46 लीटर्स ऑफ O2 हमने यूज करी है इसके कंप्लीट कंबशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम 46 लीटर्स करते हैं, यहाँ पे अगर हम 46 लीटर्स करेंगे तो उस हिसाब से ये भी रिएक्शन बदलेगी। तो यहाँ इसको 46 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो इसको ये कितना हो जाएगा 4C7H18, यानी 4 लीटर। पहले 1 लीटर यूज हो रहा था यहाँ पर, अब कितना लीटर यूज होगा 4 लीटर। ये कितना लीटर यूज हो रहा था पहले 7, अब कितना होगा 28 लीटर, 7 4 28 और ये 18,
पर H2O से तो हमें मतलब नहीं है, तो इसका हटा ही देते हैं, H2O थोड़ी ना पूछा हमसे। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना हो रहा है? 28 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। लेकिन अभी दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन का, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल वॉल्यूम बताओ C3H8 और C4H10 की, और 2:3 रेशियो बाय वॉल्यूम है। तो अगर हम लेट C3H8 बी 2x और C4H10 को 3x, तो टोटल कितना लीटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे? 4। जब हम 46 लीटर्स यूज कर रहे हैं तो 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4, 5x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, इतने लीटर्स। x क्या है? 4/5। तो हमारे पास C3H8 कितना प्रोड्यूस हो रहा था? 2x, तो 2 into 4/5 is 8/5 लीटर्स। और C7 कहाँ गया? C4H10 3x हो रहा था, तो 3 into 4/5 12/5 लीटर्स, 12/5 लीटर्स। तो C3H8 हमारे पास 8/5 लीटर्स आया और C4H10 हमारे पास 12/5 लीटर्स आया। तो इस तरीके से सवाल करते हैं। ये वाला सवाल जो था वो मैंने बताया नहीं है तुम्हें, ये सब कहने की बातें होती हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा तुम्हें बताएगा नहीं, ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर है कि तुमने मास को वॉल्यूम से रिलेट किया। इससे पिछला वाला सवाल था वो मोल रिलेशन में था, उससे पिछले वाला सवाल जो था वो मास मास रिलेशन में था, जिसमें हमने CaCO3 और MgCO3 लिया था, उसके अंदर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप थी। इसके अंदर जो है वो वॉल्यूम वॉल्यूम में खेला है हमने, ये वॉल्यूम वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं परसेंटेज मिक्सचर के, जो इस तरीके के सवाल होते हैं। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला है, और ये इस तरीके के जो लास्ट 3 सवाल मैंने करवाए हैं, मास 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 वॉल्यूम 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 रिलेशन वाले। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस मिले आपको प्रीवियस ईयर में तो नहीं मिलेंगे, अब आपके पास कोई बुक हो जो या कोई कोचिंग का मॉड्यूल आप कर रहे हो तो उससे सॉल्व कर सकते हो आप। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और उसके साथ शायद मोल कंसेप्ट के लेक्चर्स जो है वो खत्म हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन की सीरीज लानी होगी मोल कंसेप्ट की तो वो देखेंगे। तो करते हैं आज का लेक्चर समाप्त। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।